कैपिटलाइज प्रोडक्शन फंक्शन सेकंड क्लासेस की पेज नंबर 172 पर है। रिटर्न्स टू अ फैक्टर। टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। पूरी क्लास पर आज इसी के नाम टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना लास्ट क्लास में सीख लिया था। तीनों में से एक भी चीज दे रखी हो तो बाकी दो चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे हमने 3 क्वेश्चन करके देखे। टीपी दे रखा है तो एमपी एपी निकाला, एमपी दे रखा है तो टीपी और एपी निकाला, और एपी दे रखा है तो टीपी और एमपी निकाला। ठीक है जी। आज इसके फीचर्स पे बात करेंगे, इसके ग्राफ पर बात करेंगे। यहां देख लेंगे ऊपर टोटल प्रोडक्ट। फैक्टर बढ़ाता रहूंगा प्रोडक्ट बढ़ता रहेगा, फैक्टर बढ़ाता रहूंगा प्रोडक्ट बढ़ता रहेगा, फैक्टर बढ़ा रहा प्रोडक्ट बढ़ रहा है। अब टोटल आउटपुट कम हो रहा है, को बताइए जी कि सर एक लेवल तक अगर आप लेबर ज्यादा करोगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, लेकिन एक्सेसिव लेबर कर दोगे तो प्रोडक्शन घटने जाता है। चर्चा करी थी एमपी पर। एक लेबर और बढ़ाओ टोटल आउटपुट बढ़ेगा, एक लेबर और बढ़ाओ आउटपुट बढ़ेगा, ऐसे बढ़ता रहेगा। लेकिन एक लेवल के बाद अगर आप लेबर बढ़ाओगे तो आउटपुट घटना चालू हो जाएगा, नेगेटिव भी हो जाएगा। मतलब एक जगह में सपोज 20 लोग काम कर रहे हैं और वो ऑलरेडी एक्सेस में है। अगर मैं 21 आदमी भी भेज दूं तो 20 लोग जितना काम कर रहे हैं तो ना काम नहीं हो पाएगा, 21% की वजह से नेगेटिव हो जाता है। सिर्फ एमपी ही नेगेटिव हो जाता है। एपी, सर एपी तो समझ लो इसको डिवाइड कर देते हैं यूनिट से। एपी यही है तो काफी हद तक इसके जैसे ही होना है कि पहले बढ़ता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा, एक लेवल के बाद ये घटना चालू, ये भी घटना चालू। ठीक बात है। तो ये इसका तो बस इसको डिवाइड कर दिया यूनिट से, तो यही है। इसके दोनों ग्राफ काफी हद तक सेम रहेगा। सर एंटी वाला ग्राफ भी सेम है, वो भी ये नेगेटिव नहीं होगा ना, कभी वो नेगेटिव होता है, ये फर्क है। ये नेगेटिव हो जाता है, ये नेगेटिव नहीं होता। पीपी और एमपी में रिलेशन, एमपी और एपी में रिलेशन, इस पे क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड एपी। उसके लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा और उसके बारे में कुछ लाइनें लिखनी पड़ेंगी। ये दोनों काम करना होगा उस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन स्पेसिफिकेशन लिखा, ग्राफ बनाओ, जैसे कैरेक्टरिस्टिक लिखो, बस रिलेशनशिप बताओ दोनों के बीच में क्या है। तो हमें वो एक्सप्लेन करना है ग्राफ के थ्रू भी, वो एक्सप्लेन करना है हमें लैंग्वेज फॉर्म में भी। ठीक है। थर्ड टॉपिक दिया हुआ है इसका, रिटर्न्स टू अ फैक्टर के नाम से दिख रहा है सभी को। रिटर्न्स टू अ फैक्टर इस नाम से क्या लिखा हुआ है, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शन क्या होता है सर? प्रोपोर्शन क्या होता है? देखो, 2 लोगों के बीच में हो तो इसे रेशियो कहते हैं, और 3 लोगों के बीच में हो तो इसे प्रोपोर्शन कहते हैं। पढ़ा होगा आपने छोटे बचपन में मैथमेटिक्स चैप्टर के अंदर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इस नाम से चैप्टर होता है। अगर 2 के बीच में हो तो उसे रेशियो कहते हैं, और 3 के बीच में हो तो उसे प्रोपोर्शन कहते हैं। 3 या 3 से ज्यादा, 4 लोग हो तो प्रोपोर्शन बोले, मतलब रेशियो का नाम प्रोपोर्शन बन गया अगर 3 और मोर हो गए। सही है। तो अब बिजनेस के अंदर ना फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, लेबर भी है, कैपिटल भी है, लैंड भी है, मशीन भी है, तो फैक्टर बहुत सारे होते हैं, इसलिए प्रोपोर्शन वर्ड इस्तेमाल करना। सही है। मतलब प्रोपोर्शन का रेशियो ही समझोगे, बोलोगे प्रोपोर्शन, लिखोगे प्रोपोर्शन, लेकिन उसको समझोगे रेशियो। ठीक। अच्छा, तो शॉर्ट रन में हमें पता है ये जो फिक्स्ड वाला है वो तो नहीं रहता। मान लो 5 है तो 5 ही रहेगा, 5 मशीन है तो 5 ही रहेगी। लेकिन जो वेरिएबल वाला है
मान लो वो स्कोर देता हूँ 6 और मान लो ये 3 है तो ये बढ़ता रहता है ना। तो अभी इनके बीच में प्रोपोर्शन जो है वो 6:1, 6:3 मतलब 2:1 है और ये बढ़ेगा तो इनके बीच में रेशियो बदलेगी। बदलना मतलब वेरी करना, चेंज होना। तो टॉपिक क्या हो गया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। समझ आ रहा है कि मीनिंग कैसे बना। वेरिएबल मतलब चेंजेबल, चेंज हो रहा है, इन दोनों बीच में रेशियो चेंज हो रही है। प्रोपोर्शन मतलब रेशियो। समझ आ रही है बात। अब मैं इसको बढ़ा रहा हूं 6 कर दिया तो 1:1 हो गई, बढ़ा रहा है 12 कर दिया 1:2 हो गई। तो उनका प्रोपोर्शन की रेशियो चेंज हो रही है, वेरी हो रही है। समझ आ रही है बात। अच्छा ये द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आगे क्या लिखा हुआ, और द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। डिमिनिश मतलब डिक्रीज, एमपी डिक्रीज ही होगा एट द एंड। ये कॉन्सेप्ट हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहा है, एमपी एट द एंड डिक्रीज ही होगा, ये कॉन्सेप्ट ये सिखाने की कोशिश कर रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमपी। क्लियर हो रही है बात। ये ग्राफ देखेंगे इसका 173 पेज पे। एक ही ग्राफ के अंदर टीपी, एमपी और एपी है और तीनों का रिलेशन बताया गया है एक के अंदर। मैंने आपको ये भी ग्राफ में तीनों का अलग अलग बताया, ध्यान से ग्राफ को देखें उसको। दो लाइन ड्रॉ कर रखी है बीच में, इसको स्टेजेस बोला हुआ है। ध्यान से ग्राफ को स्टडी करें, स्टेज 1 में क्या हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, स्टडी करें अच्छे से। कौन से स्टेज में क्या हो रहा है, कौन सा डिक्रीज कौन सा इंक्रीज। सर एमपी का स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन या एक्सिस से टच नहीं होता स्टार्टिंग पॉइंट। एमपी का ओरिजिन जो स्टार्टिंग होती है वो एक्सिस से 0 से टच होती है कि नहीं होती। देखिए 0 और 0 लेवल पर एमपी भी 0 है, टीपी भी 0 है। तो ये मतलब यहां से टच करो आप, यहां से उससे बराबर होता है। 0 लेवल पर टीपी एमपी दोनों इक्वल हैं 0 लेवल पर। चलिए देखिए यहां से स्टेज 1 में, ध्यान से देखिए स्टेज 1 में क्या हो रहा है। ये जो लाइन से पहले वाला इसको फर्स्ट स्टेज बोल रहे हैं कि इस लाइन से होता है सेकंड स्टेज, इस लाइन से होता है थर्ड स्टेज। यहां से देखिए फर्स्ट स्टेज में बताइए एमपी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे फर्स्ट स्टेज में एमपी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है। सेकंड स्टेज में एमपी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और थर्ड स्टेज में नेगेटिव में जा रहा है। नेगेटिव हो रहा है। तो हमें अच्छे से याद होगी ये बात। सर इस ग्राफ में जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें एमपी इंक्रीज हो रहा होता है, सेकंड स्टेज में एमपी डिक्रीज हो रहा होता है और थर्ड स्टेज में एमपी नेगेटिव होता है। तो एमपी हो गया। टीपी पर आते हैं। बताइए फर्स्ट स्टेज में टीपी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। सेकंड स्टेज में टीपी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है। फर्क पता है क्या है, फर्स्ट स्टेज में बहुत ज्यादा अच्छी स्पीड से बढ़ रहा है, सेकंड स्टेज में बहुत कम स्पीड से बढ़ रहा है। सेकंड स्टेज में टीपी बढ़ रहा है, फर्स्ट स्टेज में भी टीपी बढ़ रहा है। फर्स्ट स्टेज में बढ़ने की स्पीड बहुत तेज है, सेकंड स्टेज में बढ़ने की स्पीड बड़ी स्लो है, क्योंकि एमपी बढ़ाता है टीपी को। एमपी बढ़ रहा है तो टीपी और तेज बढ़ रहा है, एमपी घट रहा है तो टीपी बढ़ रहा है लेकिन कम रेट से बढ़ रहा है। थर्ड स्टेज में टीपी घटना शुरू हो गया, डिक्रीज होना शुरू हो गया, क्योंकि नेगेटिव है। समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी, हमें कंफ्यूजन है तो सेकंड स्टेज टीपी में कंफ्यूजन है ना। फर्स्ट स्टेज अच्छे से क्लियर, एमपी के तीनों स्टेज क्लियर है। एमपी की पहली स्टेज में बढ़ता है, सेकंड स्टेज में घटता है, थर्ड स्टेज में नेगेटिव बात है ना। टीपी की पहली स्टेज बढ़ रहा है, टीपी की थर्ड स्टेज घट रहा है। अब सेकंड स्टेज में क्या अलग हो रहा है, देखो इसका बढ़ना और इसका बढ़ना, ध्यान से देखो।
सर लास्ट ईयर मेरी सेल 10 लाख रुपए थी, इस साल मेरी सेल 13 लाख रुपए, 30% में इंक्रीज, ये तेजी से बढ़ रहा है। तो लास्ट ईयर मेरी सेल 10 लाख रुपए थी, इस साल मेरी सेल 10,10,000 रुपए, बट हम लेकिन बहुत स्लो स्पीड से बढ़ रहा हूँ। ये फर्क है फर्स्ट और सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में टीपी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सेकंड स्टेज में बढ़ रहा है बड़ी स्लो स्पीड से बढ़ रहा है। ये फर्क है टीपी में फर्स्ट और सेकंड स्टेज के। ये हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? हम क्वेश्चन सर व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। ये क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए 6 नंबर का, ये ग्राफ बना करके आ रहे हैं, उसके बीच में और बातें करने वाले हैं कि कहां पर क्या होता है। लैंग्वेज की बातें करनी, तीन स्टेज एक्सप्लेन कर रही है हमें। स्टेज 1 एमपी इंक्रीजेस एंड टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, बढ़ते हुए रेट से बढ़ रहा है। सेकंड स्टेज एमपी डिक्रीजेस, टीपी इंक्रीजेस बट एट डिक्रीजिंग रेट, घटते हुए रेट से बढ़ रहा, मतलब बड़े कम रेट से बढ़ रहा। थर्ड स्टेज एमपी इज नेगेटिव एंड टीपी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। भाई यही स्टेज हम एक्सप्लेन करेंगे लैंग्वेज के फॉर्म में। हो गए नंबर ओके, और ये एक बार स्टेज 1 देखो लिखा हुआ है यहां पर इंक्रीजिंग रिटर्न, स्टेज 1 को इंक्रीजिंग रिटर्न नाम दिया हुआ है। सेकेंड स्टेज में डिमिनिशिंग रिटर्न, घटते हुए रिटर्न्स हैं, और तीसरे में नेगेटिव रिटर्न्स। अभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये क्या है? सही ग्राफ में भी शो करना है। ग्राफ में बनाया ना अलग ग्राफ, ग्राफ में समझा ना। क्वेश्चन अगर ऐसा आता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, और कोई ग्राफ भी बनाना है और ये तीनों स्टेज एक्सप्लेन भी करना है। अगर सर एक नंबर का क्वेश्चन आया तो ग्राफ बनाया है। कितने मार्क्स का? अगर सर एक नंबर का क्वेश्चन आया क्वेश्चन एक ही नंबर का है, हाँ। वो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है फिर लिखना नहीं है। फिर बस तीन स्टेज लिखना है। सर ग्राफ में तो उस पर एक पॉइंट लिखना सब है नहीं, जितना मैंने बोर्ड पे रखा है वो है जरूरी, और जितना एक्स्ट्रा बनाओ उतना अच्छा है। लिखा लो इसका रिलेशनशिप बिटवीन टीपी और एमपी का आंसर एक बार लिखा लोगे। मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, मतलब स्टेज 1 की बात हो रही है कि 2 की बात हो रही है? सर 1 की की बात हो रही है ना। इंक्रीजिंग रिटर्न मतलब कि एमपी जो बढ़ रहा है उसके कारण क्या है, क्यों एमपी बढ़ रहा है? पहला फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। सर हमारे जो फिक्स्ड फैक्टर्स को फुल यूटिलाइज कर रहे हैं। सिंपल सी बात, अगर मेरी फैक्ट्री के अंदर 10,000 कैपेसिटी है यूनिट्स बनाने की, तो मैं अभी 4 बनाऊंगा तो 5 बनाऊंगा 6 बनाऊंगा तो फायदा ही होगा, क्योंकि फिक्स जा रहा है जगह का रेट। तो फुल यूटिलाइज कर रहे हैं फिक्स्ड फैक्टर को। दूसरा डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी, लेबर बढ़ाने से स्टार्टिंग में तो डेफिनेटली हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। तीसरा बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फिक्स्ड फैक्टर। सर जगह जितनी बड़ी है वेरिएबल फैक्टर को एटलीस्ट उतना तो बढ़ाना चाहिए, जितनी हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर है, कैपिटल लग रही है, मशीन लग रही है, लैंड है, एटलीस्ट वेरिएबल फैक्टर्स को उतना तो बढ़ाओ ताकि उनके बीच में प्रोपोर्शन सेम रहे। बढ़िया, तो ये 3 वजहों से इंक्रीजिंग रिटर्न होता है। सुना सकता है 3 नंबर का कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न बताइए, तो ये 3 कॉजेज। नेक्स्ट कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कौन से स्टेज पर है? सेकंड स्टेज पर है सर। एमपी डिक्रीज हो रहा है, टीपी इंक्रीज हो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट, घटते हुए रेट से बढ़ रहा है। पहला है फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। सर फिक्स फैक्टर जो फिक्स हैं तो वो हमारी आमदनी नहीं बढ़ा रहे प्रोपोर्शनेटली, उतनी वेरिएबल ही बढ़ा रहे हैं, एक वजह है। इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, मतलब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वेरिएबल, जैसे हमने लेबर बढ़ा दी लेकिन लैंड उतनी नहीं है, तो सब्स्टिट्यूट हम प्रोपोर्शनेटली सही तरीके से नहीं कर पा रहे। तीसरा पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। सर कोऑर्डिनेशन सही होना चाहिए, मतलब वेरिएबल का और फिक्स का कोऑर्डिनेशन सही होना चाहिए। जैसे कि मैं बस की बात करूं तो 2 ड्राइवर रख लूंगा मैं तो ज्यादा कैपेसिटी नहीं बढ़ जाएगी, बस तो वही चलेगी, तो पर वो कोऑर्डिनेशन सही होना चाहिए। तो पुअर कोऑर्डिनेशन की वजह से घटते हुए रेट से बढ़ रहा होता है। नेक्स्ट पेज पर आ गया कि फोकस जोन करके बॉक्स में तो लिखा हुआ है 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। मेरा फोकस जोन में लिखा हुआ है ना, पढ़ते हैं। तो चीज पहला स्टेज 1 एमपी इंक्रीज हो रहा है, इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न की स्टेज। दूसरा एमपी डिक्रीज हो रहा है, जिसे बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न की स्टेज। तीसरा एमपी नेगेटिव है, इसे बोलता है नेगेटिव रिटर्न की स्टेज। मुझे बताइए आप बिजनेसमैन हैं
आप कौन सी स्टेज पे जाकर के रुकेंगे? फर्स्ट स्टेज के बाद, सेकंड स्टेज के बाद, थर्ड स्टेज? सेकंड स्टेज सेकंड स्टेज के बाद, मतलब थर्ड स्टेज स्टार्ट होने से पहले ऐसा बोलूं कि व्हेन एमपी इज निल, व्हेन एमपी इज निल टीपी इज मैक्सिमम। देखो यहाँ ग्रोथ हो रही है मेरी, तो मैं तो डेफिनेटली स्टेज 1 तो पूरी करूंगा। यहाँ पर ग्रोथ स्लो हो रही है, बट ग्रोथ तो हो रही है भाई। इतनी 3 गुना 31 सेल बढ़ गई तो बहुत अच्छी बात है, स्टेज 1 पर। अब नेक्स्ट ईयर से मालूम हल्की हल्की सेल बढ़ रही है, तो वो भी क्यों छोड़ें? टीपी अगर हल्का फुल्का बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, उससे क्या दिक्कत है? टीपी नेगेटिव मतलब टीपी घटने लग गया तब ये काम नहीं करना है, तब रुको। तो थर्ड स्टेज पर हमें नहीं पहुंचना, सेकंड स्टेज के एंड तक हमें काम करना है। व्हेन एमपी इज नेगेटिव, सॉरी एमपी इज 0, टीपी इज नेगेटिव मैक्सिमम। व्हेन एमपी इज 0, टीपी इज मैक्सिमम, वहां तक हमें काम करना चाहिए। क्वेश्चन कैसे पूछे मैं देखिए एक बार। Will you as a producer stop in stage 1 of production? स्टेज 1 में रुक जाएंगे क्या हम? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आंसर बढ़ना कि नहीं। स्टेज 1 में तो एम्प्लॉयमेंट लगाने से एडिशनल यूनिट बढ़ रही है, तो ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे हम। सेकंड क्वेश्चन, will you enter in stage 3? स्टेज 3 में आओगे? तो स्टेज 3 में नहीं आएंगे जी हम, क्योंकि वहां पे नेगेटिव रिटर्न्स मिल रही है, हमारा टीपी घट जाएगा, हम स्टेज 2 तक ही रहेंगे। सही है जी? सर हो सकता है कि सेकंड स्टेज में एकदम से टीपी और एमपी बढ़ जाए, तो स्टेज 1 ही होगी, स्टेज 2 आई नहीं मतलब वो वन स्टेज ही अगर रहेगा। एमपी बढ़ रहा है तो स्टेज 2 है ही, वो स्टेज 1 ही। एक बार डिमिनिश हो रहा है फिर बीच में बढ़ रहा है, ऐसा हो सकता है? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। जैसे हम यहाँ पर 10 लेबर काम कर रही है, तो उसके बाद मैंने 11 लगा, अब प्रोडक्शन रुक गई, मतलब कम हो रही है प्रोडक्शन, तो अब टीपी स्टार्ट हो गई, तो यानी कि 10 के बाद 11 की प्रोडक्शन रोक दी, 12 की प्रोडक्शन कर दी। सर ईयर का ही फर्क हो सकता है, जैसे मान लो एक ईयर बढ़ी फिर दूसरी ईयर ज्यादा नहीं बढ़ी, तीसरी ईयर ज्यादा बढ़ गई। नहीं, हम यहाँ पर ना लेबर के हिसाब से देखना, ईयर देखेंगे वो लेबर बढ़ा रहा हूँ मैं, तो प्रोडक्शन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, हम ये चीज देख रहे हैं। लेबर बढ़ा रहा हूँ और वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहा हूँ और प्रोडक्शन बढ़ रही है, मैं स्टेज 1 में हूँ, चाहे वो 3 साल के लिए हो रहा हो, चाहे मैं लेबर बढ़ा रहा हूँ 3 साल तक, माजी में 3 साल हो गए, लेबर बढ़ाया जा रहा हूँ, प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो मैं 3 साल से स्टेज 1 में हूँ उसका मतलब। ठीक है, जैसे हमने हमारे पास हमारा गैरेज पर काम कर दिया, 11 ठीक है, हमने बात भी करी, थोड़ी सी डिग्री लगी, हमने जो एक एक्स्ट्रा आइटम से निकाल दिया, पढ़ने लगी, तो तब क्या हो सकता है? तो स्टेज 1 वापस आ गए ना। आप स्टेज 1 में थे, आपने 11 लेबर रखी, आप ऐसे हो डिग्री जोन लग गया, तो आपने 11 लेबर निकाल दिया, वापस स्टेज 1 में पहुंच गया। वेरिएबल फैक्टर बढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेंगे, वेरिएबल फैक्टर को घटा दोगे तो वापस पहुंच जाएंगे। सर एमपी मैसेज तो इससे नील पे हो गया, एमपी हाँ सर एमपी, हाँ। सर एमपी ऐसे नील हो गया, माइनस में नहीं गया, अगर हम उसी टाइम पे अगर वो बढ़ने लग गया तो एमपी नील हो गया, नील हो गया, पर नेगेटिव में नहीं गया, ठीक है, ऊपर एमपी बढ़ने लग गया। बढ़े कैसे सकता है, कैसे पॉसिबल होगा? जैसे कि आज में काम करती है, एक निकाली तब भी बढ़ने लग गया। नहीं, सुनो आप ना, पता क्या होगा जब कॉन्सेप्ट को समझने की बजाय आप ना इमेजिनेशन में समझना, कहते अंधेरे में तीर मारना कि भाई ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। हमें कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन रेज करना है ना, भाई मैं लेबर बढ़ा रहा हूं तो मेरी प्रोडक्शन बढ़ रही है, स्टेज 1 में ऐसा होगा। अब स्टेज 2 में क्या हो रहा है, मैंने एक्सेस लेबर रख दी, इसलिए मेरी प्रोडक्शन उतनी अच्छी नहीं बन पा रही, डेली बनते थे 500 यूनिट, अब 450 बन रहे हैं, लेकिन बन रहे हैं। स्टेज 2 में ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेज 3 में मैंने इतनी ज्यादा लेबर रख दी कि काम ही नहीं कर पा रहे दूसरे के साथ। स्टेज 3 में ये हो रहा है। अब कहते मैंने एक लेबर निकाली तो अब यहाँ पहुंच जाऊंगा मैं, मतलब पीछे चला गया, अभी चला था लेबर कम कर दी मैंने, अब कहते मैं यहाँ पर हूँ और मैं इतना लेबर निकाल दी मैंने, एक रीजन हो गया, दूसरी लेबर निकालनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि मतलब कभी भी इंक्रीज कभी डिक्रीज हो जाएगी, तो कॉन्सेप्ट है ना, कितने लेबर बढ़ा रहे हैं तो इतना काम बढ़ेगा या काम घटेगा, किस रेट से बढ़ेगा, ये तो कॉन्सेप्ट है ना। अपने आप समझना कहीं भी इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, एक पेज पीछे आ गए थे, एक पेज पीछे आ गए। हॉर्स नाम से 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, पढ़ें एक बार। हॉर्स नाम से 2 क्वेश्चन दे रखे हैं पिछले पेज पर। पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, डू यू एग्री विद द व्यू दैट टीपी, पेज नंबर पिछला पेज बोला ना आपको, टीपी इंक्रीजेस इवन व्हेन एमपी डिक्रीजेस। देखो एमपी डिक्रीज हो रहा है तब भी टीपी इंक्रीज हो रहा है,
तो ये बिल्कुल सही है बात। पढ़ने का आंसर यस, टीपी इंक्रीज होता है भले एमपी घट रहा हो, क्योंकि एमपी एडिशन देता है टीपी में। एमपी ऐड करते रहते हैं तो टीपी बन जाता है। व्हेन एमपी डिक्रीज होता है तो एडिशन हो रहा है टीपी के अंदर डिक्रीजिंग रेट से, लेकिन टीपी घटता नहीं, नेगेटिव नहीं होता। टीपी कंटिन्यू होता रहता है इंक्रीज होना, दो एट डिमिनिशिंग रेट, घटते हुए रेट से, भले बढ़ेगा इंक्रीज। टीपी डिक्लाइन तब होता है जब एमपी नेगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 2, कैन टीपी इवन फॉल व्हेन मोर एंड मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर? ऐसा पॉसिबल है कि मैं ज्यादा से ज्यादा फैक्टर लगाए जा रहा हूं वेरिएबल के और टीपी घटना चालू हो जाए? हां जी, ऐसा पॉसिबल है थर्ड स्टेज। जब लेबर बहुत ज्यादा हो जाए। हां जी, थर्ड स्टेज में ऐसा पॉसिबल है। पढ़ रहे हैं आंसर? यस, टीपी विल फॉल व्हेन एमपी बिकम्स नेगेटिव। ये सिचुएशन कौन सी है? जब एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट कर दी हमने वेरिएबल फैक्टर की, बहुत ज्यादा लेबर लगा दी, और द सिचुएशन ऑफ डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा था हमने, जब जहां पे लेबर की रिक्वायरमेंट है फिर भी लेबर एक्स्ट्रा लगी हुई है, ऑफ द वेरिएबल फैक्टर लाइक लेबर की बात। वन 176 पेज पर आ गए आप पहले पेज पर। सबसे जो टॉपिक दे रखा है पोस्टपोनमेंट ऑफ द लॉ, मतलब ये लॉ नहीं चलेगा, ये लॉ फेल हो जाएगा जो हमने अभी भी सीखा है। ये कब ऐसा होगा? देखिए, कोई हमने टेक्नोलॉजी में चेंज लिया है, जैसे मशीन एक ही थी, उस मशीन को हटा के दूसरी मशीन लगा दी, लेटेस्ट मशीन लगा दी हमने, तो अब फिक्स फैक्टर देखा जाए चेंज नहीं करा, लेकिन चेंज हो गया पूरी, तो उसमें स्टेज 1 हमारे ज्यादा लंबे टाइम तक चलेगी, या स्टेज 2 में है तो स्टेज ज्यादा लंबे टाइम तक चलेगी, मतलब अगली स्टेज आने में वक्त लग जाएगा। ये लॉ कुछ टाइम के लिए टेम्पररी रूप से फेल हो जाएगा, जैसे कह लो पोस्टपोन हो जाएगा। मान लीजिए 10 लेबर के आने के बाद स्टेज 2 शुरू होने वाली थी, 10 नहीं शायद 15 लेबर के बाद स्टेज 2 चालू होगी, टेक्नोलॉजी में कोई अपग्रेडेशन आ गया है ना। टॉपिक करना पड़ रहा है पोस्टपोनमेंट ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, मतलब सिचुएशन जहां डिमिनिश होता है एमपी, ये पॉसिबल है कब? पहला तो टेक्नोलॉजी में इंप्रूव आ जाए, या फिक्स फैक्टर का हमने ना कोई सब्स्टिट्यूट देख लिया, कोई सब्स्टिट्यूट देख लिया फिक्स फैक्टर का, जैसे कोई लैंड खरीदा हुआ है, दूसरा लैंड हमने खरीदने बिना लेकर के किराए पर ले लिया, तो फिक्स फैक्टर हमारा बढ़ गया। नेक्स्ट पेज पे जो दूसरा चार्ट बनाया हुआ है, इसमें टीपी एमपी के साथ साथ एपी भी है, टीपी और एमपी के साथ साथ एपी भी। लाइन ड्रॉ कर रखी है 3 स्टेजेस के लिए। सबसे पहले एमपी देखते हैं, सिर्फ एमपी पर ध्यान देना। बताइए स्टेज 1 में ध्यान से देखो, ग्रीन कलर की लाइन है, एमपी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है स्टेज 1, सभी को दिख पा रहा है, सिर्फ एमपी पर ध्यान देना। स्टेज 2 बताइए एमपी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? एमपी डिक्रीज हो रहा है। स्टेज 3 एमपी नेगेटिव, क्लियर है ये बात? अच्छा, टीपी पे आ गया। टीपी फर्स्ट स्टेज में इंक्रीज हो रहा है, सेकंड स्टेज में भी इंक्रीज हो रहा है, बट एट डिमिनिशिंग रेट, घटते हुए रेट से, कम रेट से, और थर्ड स्टेज में टीपी डिमिनिश हो रहा है, नेगेटिव नहीं होता, ये घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक, टीपी इज मैक्सिमम व्हेन एमपी इज 0। जब एमपी 0 होता है उस टाइम टीपी सबसे मैक्सिमम से ज्यादा होता है, हमें वहीं तक प्रोडक्शन करनी चाहिए। ये वाली स्टेज जो है बेस्ट स्टेज है। अब एपी पे ध्यान दीजिए, एपी पर स्टेज 1 में सर एपी बढ़ रहा है, स्टेज 2 में भी करीब बीच तक एपी बढ़ रहा है ना। स्टेज 2 में ही एपी घटना चालू हो गया है ना। स्टेज 2 के अंदर एपी बढ़ भी रहा है, फिर एपी घटना भी चालू हो गया स्टेज 2 के अंदर, और इस स्टेज 3 में तो घट ही रहा है। ध्यान से देखिए, एपी घटना कब चालू हुआ? जब वो एमपी से टकराया, है ना। एपी स्टार्ट्स डिमिनिशिंग व्हेन इट इंटरसेक्ट एमपी, सही। दूसरा, एपी इज मैक्सिमम व्हेन इट इंटरसेक्ट एमपी। चेक करो, एमपी से जब टकराया तभी एपी मैक्सिमम था, तभी तक बढ़ रहा था, उसका घटना चालू हो गया। मैं आपको सेकंड क्वेश्चन रेडी करवा रहा हूं, मैं आपका एपी और एमपी में रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। तो एपी इंक्रीज होता है फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में इंक्रीज होता है, उसके बाद डिक्रीज चालू हो जाता है। एपी इज मैक्सिमम व्हेन इट इंटरसेक्ट्स एमपी, एपी स्टार्ट्स डिमिनिशिंग व्हेन इट इंटरसेक्ट्स एमपी। एपी इज नेवर नेगेटिव। एपी कुछ भी नहीं है सर, एपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स,
पढ़ते हैं इसके बारे में एक बार। नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। टीपी और एमपी के बीच में जो ऑब्जर्वेशन जो आपको मैंने कहा था, टीपी और एमपी का क्वेश्चन आता है, रिलेशनशिप बताइए, उसका क्वेश्चन रेडी कर रहे हैं सर अभी। पहला, सो लॉन्ग एज एमपी, जहां तक एमपी इंक्रीज हो रहा है तो टीपी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से ये लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, एमपी स्टार्ट्स डिमिनिशिंग, एमपी घटना चालू हो गया सेकंड स्टेज में, टीपी अभी भी बढ़ रहा है लेकिन घटते हुए रेट से। तीसरा, जब एमपी 0 हो गया तो टीपी में कुछ ऐड ही नहीं हो पा रहा, तब टीपी मैक्सिमम, तब टीपी मैक्सिमम है जब एमपी 0 हो गया, मतलब एक्स एक्सिस को टच कर लिया उसने। फोर्थ पॉइंट, एमपी नेगेटिव हो जाता है तब टीपी घटना चालू हो जाता है। ठीक है सर, वो सिर्फ पिंक वाली लाइन आती है। हाँ जी, पिंक वाली लाइन आती है। हाँ, ग्राफ बनाना है आपको, पिंक वाले नहीं आती है, तो चार जो पॉइंट है या कुछ आ जाता है, 6 मार्क्स के लिए मोर देन सफिशिएंट। इसके नीचे आ रहा है सर, हम एपी और एमपी में रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं जी, क्वेश्चन आ सकता है एपी और एमपी के बीच में भी। तो पहला पढ़ रहे हैं सर, एपी इंक्रीज हो रहा होता है जब तक एमपी ऊपर है एपी से। चेक कर सकते हो आप, ग्राफ में देखिए फटाफट से, एमपी ग्रीन कलर है और एपी ब्लू कलर है। एमपी ऊपर है कि एपी ऊपर है? एमपी ऊपर है, तो एमपी अगर बड़ा है एपी से तो एपी इंक्रीज होता रहेगा। जिसको ना देखो एमपी बढ़ा, इसका मतलब एमपी ऐड हो रहा है बार-बार टीपी में ज्यादा, और टीपी बढ़ा तो एपी बढ़ा, टीपी से एपी निकलता। सेकंड पॉइंट, एपी डिक्रीज कब हो रहा है? जब एमपी छोटा हो गया, एमपी जब घट रहा है एपी से। देखो ग्राफ में फटाफट से, एपी तभी घट रहा है जब एपी एमपी से ऊपर है ना, एपी एमपी से ऊपर है तभी एपी घटता है। थर्ड पॉइंट है, एपी मैक्सिमम तब है जब एपी और एमपी बराबर बराबर है। चेक कर सकते हैं आप, एपी एमपी इंटरसेक्ट हो रहे हैं दूसरे से, उस टाइम पे एपी मैक्सिमम है। फोर्थ पॉइंट में, जैसे एमपी नेगेटिव हो गया है या 0 हो गया है तो एपी तभी भी पॉजिटिव तब भी है, मतलब नेगेटिव हो गई बात। क्लियर होगी बात? ये चार लाइनें आपको लिखनी है, क्वेश्चन आ जाए एपी एमपी के रिलेशनशिप के बीच में ग्राफ बनाना है, और 4 लाइनें लिखनी है। मतलब ये पेज होना मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया आपके लिए। 2 क्वेश्चन रेडी करता है पेज आपका, ईपी और एमपी में रिलेशनशिप, एमपी और एपी में रिलेशनशिप। सर रिलेशनशिप में ये जो ये करने के बाद, हां सर जब एमपी और एपी इंटरसेक्ट करेंगे तो उनको उस पॉइंट को नाम देना होगा। जब एमपी और एपी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, पर आप एक्सप्लेन करते हैं ना कि व्हेन इंटरसेक्ट्स एपी मैक्सिमम एंड एपी स्टार्ट डिक्रीजिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ये फोर्थ पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन वो क्या था 173 पे ग्राफ में, जहां तक स्टेज 1 कंप्लीट होती है वहां तक। तो स्टेज 2 नहीं, स्टेज 1 में ही नाम है। नेक्स्ट पेज पे 4 ग्राफ बना रखे हैं, एक बार देखते हैं इनको। पहले वाले ग्राफ में देखिए जी, एमपी इंक्रीज हो रहा है और टीपी इंक्रीज हो रहा है। सेकंड वाले में देखें, एमपी में कोई चेंज नहीं, मतलब एमपी मान लो हर एक एडिशन 10 डिग्री बढ़ रही है, उसमें 10 ही बढ़ेगी, टीपी भी इंक्रीज हो रहा है उसी रेट से। तुम जो चीज को ध्यान में रखो भाई, 10 लेबर लगाने से प्रोडक्शन मेरी 50 हो रही है, 10 मैंने 11वीं इलेक्ट्रिक लेबर और लगाई, या ऐसे कर दो, एक लेबर लगाने से 50 मिनट, सेकंड लेबर लगाई, अभी 50 मिनट का प्रोडक्शन है, टीपी 50 100 150। इस वाले क्वेश्चन में देखो जरा कि एमपी कांस्टेंट है, एमपी ना बढ़ रहा एमपी ना घट रहा, एमपी कांस्टेंट है, इसमें भी टीपी बढ़ रहा है और फिक्स रेट से बढ़ रहा है ना। तो ये सेकंड स्टेज बता रही है, सेकंड वाला ग्राफ बता रहा है कि अगर एमपी कांस्टेंट है तो टीपी बढ़ेगा तब भी एक फिक्स रेट से बढ़ेगा, और ऐसा हो रहा होगा अब भी एमपी बढ़ रहा है और टीपी भी बढ़ रहा है, लेकिन अब फास्ट रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर कर पा रहे हो, देखो आप ध्यान से, फर्स्ट वाले में एमपी इंक्रीज हो रहा है
टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से। सेकंड वाले में एमपी कांस्टेंट है 50 50 50, टीपी अब भी बढ़ रहा है फिक्स रेट से बढ़ रहा है। थर्ड वाले में एमपी घटना चालू हो गया तो ये भी घटना चालू हो जाएगा, और घटने मतलब कम रेट से बढ़ेगा। एमपी घट रहा है लेकिन ये अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन ये कम रेट से बढ़ रहा है, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। और लास्ट वाले में सर एमपी जीरो हो गया है, अब टीपी घटना चालू हो गया है। टीपी घटेगा तभी जब नेगेटिव हो जाएगा, -10 है इधर तो ये घटना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट पे जो हॉट में क्वेश्चन दिया हुआ पढ़ रहे हैं एक बार। Why MP curve cuts AP curve from its top? मतलब जब AP बिल्कुल टॉप पर होता है, मैक्सिमम होता है, तभी MP कट करता है उसको, ऐसा क्यों है? पढ़े आंसर। सर AP तभी बढ़ता है जब MP ऊपर हो AP से, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें आउटपुट बेनिफिट मिल रहा है प्रोडक्शन का MP से, तो TP बढ़ेगा, AP भी बढ़ेगा। AP घटना चालू हो जाता है जब MP कम हो AP से, मतलब हमें और एक्स्ट्रा लेवल लगा करके प्रोडक्शन कम मिल पा रही है, तो टीपी कम होगा तो टीपी भी कम हो जाएगा। इस हिसाब से जब एपी कांस्टेंट हो जाता है टॉप पर, एपी और एमपी बराबर होते हैं, जो कट कर देता है। अब एमपी बढ़ना चालू, अब एपी बढ़ना चालू, कम बढ़ना चालू बंद हो गया, घटना चालू हो गया। सेकंड क्वेश्चन, डू यू एग्री दैट टीपी मस्ट डिक्रीज इन अ सिचुएशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स? हमेशा टीपी डिक्रीज ही होगा क्या? नहीं, देखो इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऑलवेज डिक्रीज नहीं होगा, सिर्फ थर्ड स्टेज में डिक्रीज होगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या टीपी हमेशा डिक्रीज ही होगा? नहीं, सिर्फ थर्ड स्टेज में ही डिक्रीज होता है टीपी, वरना डिक्रीज नहीं होता। पढ़ते हैं आंसर। टीपी शुड नॉट बी डिक्रीजिंग इन अ सिचुएशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये डिमिनिशिंग रिटर्न कौन सी स्टेज है? स्टेज 2। याद है? इन अ सिचुएशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एमपी डिक्रीज हो रहा होता है, जैसे 10 से 9 हो गया, 9 से 8 हो गया, ऐसा। इट मींस लेस एंड लेस यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर एडेड टू टीपी। कम कम यूनिट टीपी में ऐड हो, लेकिन ऐड तो हो ही नहीं है, माइनस थोड़ी ना हो रही है। टीपी मस्ट बी राइजिंग। टीपी डिक्रीज तभी होता है जब नेगेटिव रिटर्न्स वाली सिचुएशन होती है। पहली सिचुएशन इंक्रीजिंग रिटर्न्स, दूसरी सिचुएशन डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और तीसरी सिचुएशन नेगेटिव रिटर्न्स। तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाली स्टेज में टीपी नहीं घटता। थर्ड क्वेश्चन, शुड बोथ टीपी एंड एमपी बी डिक्लाइनिंग इन अ सिचुएशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न? मतलब सेकंड स्टेज में टीपी एमपी दोनों घटते हैं क्या? बताओ। सिर्फ एमपी घटता है, टीपी नहीं घटता। पढ़ लीजिए एक बार। नो, इन अ सिचुएशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ओनली एमपी शुड बी डिक्लाइनिंग, एंड व्हेन एमपी इज डिक्रीजिंग टीपी इंक्रीज हो रहा होगा, भले ही कम रेट से इंक्रीज हो रहा होगा, लेकिन इंक्रीज हो रहा होगा। जो समरी दे रखी है इसके नीचे, समरी की तरफ से लास्ट में भी लिखा हुआ है रिलेशनशिप टीपी और एमपी के बीच में। अगले पेज की तरफ से होगा टीपी और एमपी के बीच में रिलेशनशिप, एपी और एमपी के बीच में, जो आपको मैंने वहां पे बताया था, वो चीज यहां पे लिखी हुई है करेक्शन। तो सर 2 मार्क्स की आपके होते हैं वैसे, जैसे 4 मार्क्स के होते हैं। सर जैसे इसमें एपी और एमपी के बीच में रिलेशन पूछा हुआ है, तो सर इसमें टीपी का भी ग्राफ बनाना है दोनों। हाँ, देखो जी, आपको इकोनॉमिक्स में स्टडी बुक से ही करना पड़ेगा, जो जिसमें आज जहाँ से टॉपिक स्टार्ट कर रहा है वहीं से कि वर्ड आपको डिटेल में पढ़ना है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, एक चीज पढ़नी है, जहाँ समझ में नहीं आया मार्क करके क्वेश्चन मार्क डाल दिया, ये डाउट में चला गया है। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, चाहे समरी हो, चाहे वेरी शॉर्ट, चाहे ऑब्जेक्टिव, चाहे लॉन्ग, चाहे शॉर्ट, सारे क्वेश्चन पढ़ो, आंसर ढूंढो, और उसको 2 या 3 बार रीड करो। कोचिंग का आपका फायदा मतलब सिर्फ कोचिंग का मतलब ये चीज आपको बेनिफिट मिल रहा है कि क्वेश्चन आप पहली बार सबसे पढ़ोगे तो पल्ले नहीं पढ़ना, समझ नहीं आएगी क्या कॉन्सेप्ट था। अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जब आप टॉपिक स्टार्ट करोगे पढ़ना करोगे तो आपको पता होगा इसमें हमने ये बताया हुआ था, इसमें अल्टीमेट करेक्ट निकल जाना। हम रीडिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपनी राइटिंग स्ट्रॉन्ग कर पाए लिखने के लिए। हम अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, समझ में पूरा है, माइंड में पूरा है, लेकिन वर्ड्स में हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, इस चीज के लिए हमें रीडिंग जो अपनी बढ़ानी पड़ेगी। सर इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है? मैं जो मैंने आपको बताया था वही न्यूमेरिकल चैप्टर के अंदर।
जैसे के टीपी हाँ बताइएगा 170 ये वही तो सॉल्व कर रखा है। ये फॉर्मूला आपको लग रहे हैं, ये बिना फॉर्मूले करवाया ना, आपको बताओ करवाया कि नहीं करवाया। कौन से पेज 170 निकालिए एक बार। पेज 170 पे टीपी और एमपी और एपी निकालने के फॉर्मूले दे रखे हैं। ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है सर हमको, बिना फॉर्मूले क्वेश्चन कराने वाला। सर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो ये डायरेक्टली लिखा है वैल्यू। हाँ बिल्कुल डायरेक्टली लिखना इस वाले में। जैसे एग्जाम में टेबल दी सुनो सुनो, पता है क्या है? एक होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला मतलब क्या होता है, जैसे एक तरीका ये होता है कि हम टीपी और एपी, एक यूनिट में 100, 2 यूनिट में 180, ये मान लीजिए सिचुएशन, ठीक है जी। अब एपी निकालना, फॉर्मूला लिखता हूँ एपी इक्वल्स टू टीपी डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, 180 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 90। अभी काम हमने बिना फॉर्मूले करे यहाँ पे लिख दिया। चैप्टर स्टैंडर्ड एविएशन भी आपको ध्यान हो, उसमें हमने एल्यूम मीन निकाला, माइनस करा, और तो माइनस के डायरेक्ट लिखते थे, रोजाना माइनस करके दिखाते थे कि फैक्टर्स दे रखे हैं ये 10 20 40 मान 20 मान लिए, तो 10 माइनस 20 माइनस ऐसा तो दिखाते थे, सीधा माइनस 10 दिखाते थे, है ना। फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला ये आपको कैलकुलेशन बता रखी, कैलकुलेशन कैसे आई, टीपी कैसे आया, एमपी कैसे आया, कैलकुलेशन बता रखी है, कोई फॉर्मूला नहीं है। मतलब ये स्टैंडर्ड एविएशन का प्रॉपर फॉर्मूला है, वैल्यूज कौन सी पुट करनी है, क्या स्क्वायर रूट करना है, वो फॉर्मूला, इसे फॉर्मूला नहीं कहते, ठीक है। तो एग्जाम में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन लाते हैं तीसरा चैप्टर से चांस कम है। इसके चैप्टर जो फेमस है एग्जाम में आने के लिए, ये ग्राफ एक्सप्लेनेशन के लिए है, या फिर 1 मार्क क्वेश्चन, जैसे कि भाई एमपी नेगेटिव है तो इसमें मतलब एपी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, मैक्सिमम है, ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क में से पूछ लिया। तो आपको ध्यान हो कि कब मैक्सिमम है, कब कैंडल है, कब इंक्रीजिंग कब डिक्रीजिंग है, कौन से स्टेज में क्या है, तो आपको ये चीज जाननी चाहिए। छोटा तो क्वेश्चन में नंबर पूछ लिया, फिर लॉन्ग क्वेश्चन रिलेशनशिप भी बताओ, ग्राफ बताओ।